वेलकम टू वीडियो गुरु। एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी की क्लास में। और याद होगा पिछले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 22 तक देखे थे। अब उसी से आगे हम लोग चलते हैं आर्टिकल 23 और 24, जिसमें कहा गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी 12 से 35 है, पता है आपको। आर्टिकल्स पार्ट 3 में है। कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसे। सब कुछ बता चुके हैं पिछले क्लास में आपको, ठीक है। देखिए अब कहा आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर निषेध। बलात् यानी बलपूर्वक किसी से हम जबरन काम नहीं करा सकते हैं। मानव तस्करी सर पहले क्या होता था कि एक जगह से दूसरे जगह मनुष्य को भेजा जाता था काम करने के लिए, ठीक है। अरे बस समझ में, तो इसे रोकने के लिए इस आर्टिकल्स में कहा गया है। और बलपूर्वक श्रम पर निषेध, पहले बंधुआ मजदूर हुआ करता था, तब बंधुआ मजदूर को रोकने के लिए ये आर्टिकल्स लाए गए हैं। पहले क्या होता था, आपके दादाजी हमारे यहां काम करते थे, उन्होंने कुछ पैसा लिया, वो नहीं चुका पाए, अब आपके पापा काम करेंगे, वो भी नहीं चुका पाए, अब काम करो आप, इसलिए इसे हटाया गया है। मानव तस्करी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, आप देखते होंगे कभी कभार बहुत ज्यादा, कभी महिलाएं पकड़ा जाती है रेलवे स्टेशन पे, कभी बच्चे पकड़ा जाते हैं इन द सेंस कि महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है काम के लिए, बच्चों को भेजा जाता है काम के लिए। इन सब को रोकने के लिए इस आर्टिकल्स की चर्चा की गई है। तो याद रहे 23 में मानव तस्करी और बलपूर्वक श्रम पर निषेध लगाया गया है। लेकिन एक चीज समझना पड़ेगा, जहां देश सेवा की बात आएगी, नेशनल सर्विस, जहां देश सेवा की बात आएगी, नेशनल सर्विस की बात आएगी, आपको काम करना पड़ेगा। जहां नेशनल क्लैमिटी, राष्ट्रीय आपदा की बात आएगी, आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप डॉक्टर हो और क्लैमिटी आ गई है, आप छुट्टी मांग रहे हो, नहीं सर काम करिए, बलपूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। देश सेवा की बात करें हम, मान लो देश पर चौतरफा आपदा आ जाता है, तब नागरिकों को लड़ना पड़ेगा। राइफल चलाना आए ना चलाना आए, लाठी चलाना आए, पहुंचिए। एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहे हैं। तो ये क्या है? एक्सेप्शनल अपवाद स्वरूप देश सेवा, राष्ट्रीय आपदा, ठीक है। अब 24 की बात किया, बलपूर्वक काम नहीं कराएंगे, बोला अच्छा बच्चों को लगाओ। तो बच्चों को कारखानों, इसलिए ताकि याद रहे केवल कारखाने ही नहीं, जितने भी हैं होटल मोटल कारखाने, खतरनाक काम, चूड़ी फैक्ट्री, विस्फोटक फैक्ट्री यानी एक्सप्लोजन कहें हम, सब में बच्चों के रोजगार पर निषेध लगा दिया गया। नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी 14 वर्ष से नीचे के बच्चों से हम खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं, होटल में काम नहीं करा सकते हैं, यह समझना पड़ेगा। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने या होटल में या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि फंडामेंटल राइट्स की चर्चा किया, तो 12 से 35 फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, तो 12 से 35 पार्ट 3 और यूएसए के संविधान से लिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 12 से 35 है जरूर। तो हम लोग अभी देख रहे थे 14 से, क्योंकि 14, 15, 16, 17 से ही आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आ जाए 25 से 28 की बात करें, तो 25, 26, 27 और 28। अब सवाल उठता है सर ये लिख क्यों दिए? क्योंकि कई बार आप देखोगे, सीजीएल की बात कर लें या फिर हम पीसीएस की बात करें, तो मैच ऑफ द फॉलोइंग रहता है। यानी 25 आर्टिकल्स में जो है 26 में है, 27 में है और 28 में है। कुछ नहीं है, कोई मीनिंग्स नहीं पूछा जाता है,
25 में क्या है, इधर आर्टिकल्स दिए हुए हैं और इधर जो 25 में है वो दिए हुए मैटर। अब आपको करना क्या है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, जो 25 में है उसे मिलाइए, जो 26 में है उसे मिलाइए। तब ये तभी होगा जब हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ होगा कि 25 में क्या है, 26 में क्या है, 27 में क्या है और 28 में क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं 25 में क्या कहता है और फिर इसे एक्सप्लेन करें, इसके बाद अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर हम 25 की बात करते हैं तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेशन ऑफ रिलीजन कहता क्या है कि अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। जैसा कि वी नो दैट, हमें पता है, हम लोगों ने प्रस्तावना में प्रियम्बल में ही पढ़ा था, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। अब धर्मनिरपेक्ष यानी कोई भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना और ना ही किसी धर्म को हम नीचे की ओर धकेलेंगे। दैट मीन्स भारत का कोई धर्म नहीं है, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्म को एक समान रूप से प्रश्रय देना। अब 25 में कहा गया, समझिएगा एकदम बिल्कुल कहानी की तरह समझेंगे और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। कहा अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से, अबाध यानी बिना रोक टोक, बिना रोक टोक। अब जैसे ऐसे समझिए, अगर हिंदू धर्म है और 25 दिसंबर की बात करें क्रिसमस की, तो ऐसा नहीं है कि हम हिंदू धर्म को मानते हुए चर्च नहीं जाते हैं। तो भारत में धर्म को मानने की आजादी है, तो निर्बाध रूप से, अबाध रूप से, बिना रोक टोक आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। तो 25 ने क्या कहा, धार्मिक आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, आप धर्म को मानिए, मानने के बाद उसका आचरण करिए, प्रचार प्रसार करिए, यानी 25 से धर्म को मानने की आजादी। 26 क्या कहता है, अब देखिए, जिस धर्म को हम मानेंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ, अब देखते हैं, जैसे कि आप, मैं एक एग्जांपल बताऊं, जैसे मदरसा का एग्जांपल ले लें। मदरसा एक तरह से क्या है कि अब हम धर्म को मानते हैं, धर्म को मानेंगे तो उसके लिए जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उसकी स्थापना करेंगे, रख रखाव करेंगे, टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस, यानी धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रख रखाव करना, और धार्मिक मामलों में अपने कार्यों का प्रबंधन करना, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। अब जिस धर्म को मानेंगे उसका मैनेजमेंट करेंगे, मैनेजमेंट इन द सेंस, अब देखते हैं कभी कभी आप देखेंगे कि यज्ञ वगैरह कराए जाते हैं, तो भाई हम हिंदू धर्म को मानते हैं तभी तो यज्ञ का प्रायोजन या आयोजन करते हैं। यानी 25 से धर्म को मानने की आजादी, 26 से धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। यानी 25 से हमने धर्म को माना, अब भाई अब जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रमोट करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे ना, उसके लिए तो हम कुछ करेंगे। आगे बढ़ाने का मतलब क्या है कि हम पूजा पाठ तो करेंगे ही। ठीक है, तो पहला क्या था 25 में, आजादी, दूसरा क्या है, मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता, प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। और अगर हम 27 की बात, 27 की बात करें, 26, यानी आप समझिएगा उसी में है, 26 में ही धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता में ही विधि के अनुसार चल और अचल संपत्ति को अधिग्रहण कर अधिकार जताना और ऐसी संपत्ति पर प्रशासन करना। यानी जो हमारे पास संपत्ति है, निजी मंदिर भी तो होता है, अपनी है भाई, हमारी अपनी मंदिर है, तो कहा क्या, विधि के अनुसार चल और अचल संपत्ति को अधिग्रहण कर मैं अपना अधिकार जताऊं और ऐसी संपत्ति पर खुद प्रशासन करें। अब किसी का भाई जिस धर्म को मानता है उस धर्म को मानते हुए अपने जमीन पर बड़े मंदिर बना दे, उसका मैनेजमेंट करे, तो हम रोक नहीं सकते हैं ना। ठीक है, सार्वजनिक जमीन पर अगर मंदिर रहे तो बात अलग है। तो वही कहा कि कानून के अनुसार चल और अचल संपत्ति को हम अधिग्रहण कर अपना अधिकार जताएंगे और ऐसी संपत्ति पर हम खुद प्रशासन करेंगे। यानी 26 से जिस धर्म को मानेंगे, 25 से जिस धर्म को मानेंगे, 26 से हम क्या करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे। ठीक है, देखिए 27, सर भारत में तरह तरह के टैक्स हैं लेकिन रिलीजियस टैक्स नहीं है,
धार्मिक कर नहीं है। भारत में धार्मिक कर नहीं है। कभी सुना है कि भारत सरकार ने धार्मिक कर को बढ़ा दिया? कभी सुना भारत सरकार ने धार्मिक कर इंपोज कर दिया, रिलीजियस टैक्स इंपोज कर दिया? नहीं है। तो अब धार्मिक कर नहीं है, लेकिन हम जिस धर्म को चाहेंगे उस धर्म के प्रमोशन के लिए हम पैसा फेंक सकते हैं, दे सकते हैं। देखते नहीं है गुप्त दान महादान, गुप्त दान कर दिया तो नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएटेड पेमेंट। यानी आपको ऐसे किसी भी कर का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनसे विशेष रूप से किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के पदोन्नति या रख रखाव के लिए खर्चों के भुगतान में विनियमित होती है। सरकार कभी ऐसा नहीं कहती कि भैया आप ईद आया है तो पैसा दे दो, दुर्गा पूजा आया है तो पैसा दे दो, होली आया तो पैसा दे दो, या क्रिसमस आया तो पैसा दे दो। आप खुद से अगर पैसा लेके मतलब एक तरह से सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में करें तो वो अलग बात है। यानी 25 से धर्म को माना, 26 से जिस धर्म को माना उस धर्म को हम प्रमोट किए, 27 से क्या कहा कि हम टैक्स देने के लिए हमें बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर हम खुद चाहूं तो किसी भी धर्म में दान कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए 28, तो जहां 25 से धर्म को माने, 26 से प्रमोट किए, 27 से सरकार टैक्स देने के लिए नहीं कहेगी लेकिन मैं करूंगा। मुझे अगर लगता है यार मैं हिंदू धर्म में मानता हूं, विश्वास रखता हूं और मुस्लिम रिलीजन में भी टैक्स देना, मुस्लिम रिलीजन में भी दान देना चाहिए तो दे सकते हैं, आपको किसने मना किया। लेकिन जो 28 है ये क्या कहता है, जितने भी सरकारी संस्थान हैं वहां पे अगर पूजा पाठ होता है तो किसी दूसरे धर्म पर हम प्रेशर नहीं बना सकते हैं कि सर आप भी पार्टिसिपेट करिए। फॉर एग्जांपल जैसे कई सारे सरकारी स्कूल में सपोज मान लें सरस्वती पूजा होता है, सरस्वती पूजा की जाती है और सरस्वती पूजा में मान लीजिए मुस्लिम बंधु नहीं आना चाहते हैं तो हम प्रेशर नहीं दे सकते हैं कि सर आप पैसा भी दो और आओ भी, आए तो वेलकम, ना आए तो वेलकम। यानी कहने का मतलब क्या है कि हम प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं शैक्षणिक संस्थानों में जो गवर्नमेंट सेक्टर है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। यानी राज्य निधि द्वारा निर्मित जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहां हम प्रेशर नहीं बना सकते हैं। तो 25 से धर्म को माने, 26 से उस धर्म को प्रमोट किए, 27 से टैक्स नहीं देने के लिए कहा जाएगा हमें क्योंकि भारत में रिलीजन टैक्स नहीं है, और 28 से जो भी गवर्नमेंट द्वारा संस्थान चलाए जाएंगे, इंस्टीट्यूशन चलाए जाएंगे, वहां पर हम किसी दूसरे धर्म पर दबाव नहीं बना सकते हैं कि सर आप भी पार्टिसिपेट करो उस किसी पार्टिकुलर फंक्शन में या वर्शिप में या पूजा में। ठीक है। तो ये था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28। अब देखिए बात करते हैं 29 और 30 की। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 29 और 30। ये पता है ये क्यों लाया गया? भारत में अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, अल्पसंख्यक, अब अल्पसंख्यक यानी क्या हो गया? जिनकी संख्या कम है। बहुसंख्यक यानी जिनकी संख्या ज्यादा है। तो अल्पसंख्यक के प्रमोशन के लिए भी ध्यान तो देना पड़ेगा ना, इनका जो कल्चर है उनको थोड़ी प्रमोट करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि अगर अल्पसंख्यक की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, भारत में कितने माइनॉरिटी हैं? भारत में 6 माइनॉरिटी हैं। कौन कौन माइनॉरिटी हैं? सबसे पहले बात करें मुस्लिम की, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, बुद्ध, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म, पार्सियन और फिर जैनिज्म। यानी कितने हैं? 6 माइनॉरिटी हैं। पहले 5 था, छठा कौन हो गया? जैन हो गया, अल्पसंख्यक। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत में मान्यता प्राप्त कितने अल्पसंख्यक हैं? तो भारत में मान्यता प्राप्त 6 अल्पसंख्यक हैं। ठीक है। अब अल्पसंख्यक को हम
डिसाइड किस आधार पे करते हैं? धर्म और भाषा के आधार पे। धर्म और भाषा के आधार पे ही भारत में तय की जाती है कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है। अब चलिए आते हैं 29 के, कि कहता क्या है 29? क्या कहा? प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज। क्या कहा? भाषा के आधार पे। तो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण सरकार प्रमोट करेगी कि यार जो भी अल्पसंख्यक हैं, ऐसा ना हो आने वाले समय में भारत में अल्पसंख्यकों की नामो निशान मिट जाए। इसलिए 29 में कहा कि जो भी अल्पसंख्यक हैं, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया कि 6 अल्पसंख्यक हैं, उनकी भाषा को प्रमोट की जाएगी, उनकी स्क्रिप्ट को प्रमोट किया जाएगा, उनके जो कल्चर हैं उनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ताकि भारत में भी वो माइनॉरिटीज बना रहे। ठीक है, ये हुआ कि प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर 30 की बात करें तो सर जहां 29 में प्रोटेक्शन करेंगी, लेकिन वहीं 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों का अधिकार है, आप खुद कर सकते हो। 29 में सरकार करेंगी, और सरकार करेंगी तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। अब ऐसा समझना 29 में प्रोटेक्शन किया जाएगा, अब ऐसा तो नहीं है कि जितने भी माइनॉरिटी हैं सब में, इसमें भी तो गरीब अमीर है। तो जहां गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कहें हम, सरकार के द्वारा कहें हम कि माइनॉरिटी को संरक्षित किया जाएगा, तो यहां हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करते हो, जैसे मैं माइनॉरिटी हूं, अल्पसंख्यक हूं, तो मैं अपने शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करूंगा और प्रशासन करने के लिए मेरा खुद का अधिकार है आर्टिकल नंबर 30 में। यानी 29 में सरकार आपको प्रमोट करेगी, 30 में अगर आप कैपेबल हैं तो खुद प्रमोट करिए, है ना। तो ये था 29 और 30। अब आप सोचेंगे सर 31 आएगा, नहीं, याद है 31 की बात करें तो 31 में क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार पहले आप देखे होंगे 19 के एफ में था, जो स्टार लगा हुआ था। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से रिपील्ड कर दिया गया, और जो 31 में भी था। अब संपत्ति का अधिकार लीगल राइट हो गया, कानूनी अधिकार हो गया। आर्टिकल नंबर 300A कहें या हिंदी वाले में कहें का, यानी संपत्ति का अधिकार क्या है? अभी कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद में है? 300A और का में। कब हटाया गया? 1978 में हटाया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हटाया गया। इसलिए 31 नहीं है। अब आ जाए 32, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कई सारे क्वेश्चन बनेंगे इससे। कहता क्या, देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये देखिए, कहता क्या? उपचार। अब भाई बीमार है क्या, उपचार करेगा? हाँ, अगर हम संवैधानिक रूप से बीमार हैं तो संवैधानिक रूप से ही उपचार होगा। अगर हम फिजिकल बीमार होते, फिजिकल डैमेज होते हैं, तो फिजिकल रूप से क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल इल होंगे, बीमार होंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इलाज होगा ना। तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ये क्या है कि जब हमारा फंडामेंटल राइट्स, खुद का मौलिक अधिकार जो संविधान ने दिया है, अगर हरासमेंट होता है, वायलेशन होता है, ट्रांसग्रेशन होता है, तो क्या करेंगे? संविधान में जो क्लॉज दिया है उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, ताकि हमारा उपाय किया जा सके, हमारा इलाज किया जा सके। तो कहा क्या? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के उल्लंघन या अपराध के खिलाफ संवैधानिक उपचार प्रदान करता है। वही कहा कि अगर संवैधानिक बीमार होंगे तो उपचार क्या होगा? संवैधानिक उपचार ही होगा। तो देखते हैं 32 को क्या किसने कहा, 32 में क्या है क्या नहीं। ठीक है, देखिए, जैसा कि वी नो दैट, अगर हम संविधान की आत्मा की बात करें तो है प्रियम्बल, प्रस्तावना। लेकिन संविधान के किस भाग को संविधान का आत्मा कहा जाता है? भाग की बात किया, अगर संविधान की आत्मा की बात करें प्रस्तावना, लेकिन संविधान के किस भाग को आत्मा कहते हैं? तब हो जाएगा आर्टिकल 32 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बाबा साहब। यानी आर्टिकल 32 विच वाज रेफर्ड टू एज द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 32 या
सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है किस आर्टिकल से? तो संवैधानिक उपचार को रीट कहा जाता है। संवैधानिक उपचार को रीट कहा जाता है। अब रीट क्या है? रीट दैट मीन्स ऑर्डर, आदेश। किसका आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि मौलिक अधिकार को ना छीना जाए, हाई कोर्ट का आदेश कि मौलिक अधिकार को ना छीना जाए। तो जब आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है किस आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 32। हाई कोर्ट रीट जारी करता है किस आर्टिकल से? आर्टिकल नंबर 226 यानी 226। ठीक है, तो यहां कितने क्वेश्चन निकल कर आए? पहला, संविधान की आत्मा किसे कहेंगे? प्रस्तावना को। लेकिन संविधान के किस भाग को आत्मा कहेंगे? तब हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, देखिए मैंने भी कहा रीट, रीट मतलब क्या होगा? रीट मीन्स होगा, रीट मीन्स एन ऑर्डर। रीट का अर्थ आदेश होता है। किसका आदेश? सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सुप्रीम कोर्ट बाय आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट आर्टिकल 226 कैन इशू रिट्स। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 द्वारा रीट जारी कर सकते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? तो अब समझते हैं कि रीट कितने प्रकार के होते हैं और वो कब कब जारी किया जाता है। जैसा कि वी नो दैट रीट 5 प्रकार के होंगे। रीट 5 प्रकार के होंगे। 5 रीट होते हैं। कौन कौन से? देखिए, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रीट। रीट 5 प्रकार के होंगे। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविजन, सेक्टोररी एंड क्यो वारंटो। अब समझते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, परमादेश क्या है, प्रतिषेध क्या है, उत्प्रेषण क्या है और अधिकार परीक्षा क्या है। सबसे पहले आते हैं हैबियस कॉर्पस पे। हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। मीनिंग क्या होगा? यू मे हैव द बॉडी, हैव द बॉडी यानी सशरीर हाजिर करो। भैया ये क्या मीनिंग हो गई? किसे हाजिर करो? जो बंदी बनाया गया है उसे प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट के सामने हाजिर करिए। मीनिंग यही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रत्यक्ष रूप से हाजिर करिए, सशरीर हाजिर करिए। अब ये कब जारी किया जाएगा? ये तब जारी होगा जब किसी को लीगली या इलीगली रूप से कैद कर लिया जाए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा हो। ऐसा नहीं प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, जैसे मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, काम करने के लिए आए, 12 घंटे ड्यूटी आपकी है, 36 घंटे हो गए आप घर नहीं पहुंचे हो, तो भाई हम कहां जाएंगे? आपकी गुमशुदगी का रिपोर्ट तो दर्ज कराएंगे। तब कोर्ट पूछेगी कि भैया कहां गया जो बंदी बनाया आपने? वो तो उसी को मानेगी कि आपने बंदी बना लिया। यानी चाहे वो प्राइवेट रूप से हो या पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, आपने जिसे बंदी बनाया आप मेरे सामने हाजिर करिए। आपका काम था बंदी बनाना, आपका काम था आरोप लगाना, उस आरोप को जांचना, क्रॉस चेक करना कोर्ट का काम है। यही हो गया हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी जिसे अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया जाए, तब कोर्ट इस रीट के जरिए जानने का प्रयास करती है कि आप किसी अमुक व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किए। ठीक है, अरे बात समझ में? हैबियस कॉर्पस। चलिए, अब दूसरा क्या है? मैंडमस। मैंडमस यानी क्या होता है? वी कमांड, वी कमांड। यानी हिंदी की बात करें तो परमादेश। परमादेश यानी परम जोड़ आदेश, यानी हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो भाई हम आदेश देते हैं, कौन आदेश देगा? कोर्ट आदेश देगी। किसको आदेश देगा? मीनिंग समझिएगा, कभी कभी मीनिंग पूछा जाता है। जैसा भी कहा हैबियस कॉर्पस का मीनिंग यू मे हैव द बॉडी, सशरीर हाजिर करे। मैंडमस का मीनिंग वी कमांड, हम आदेश देते हैं। किसको आदेश दिया जाएगा? जब कोई पदाधिकारी, जब कोई ऑफिसर अपना जो पब्लिक ड्यूटी है वो नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, एकदम छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझना। मैं अपनी बात करूं, अगर मैं जहां काम करता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जीएस पढ़ा रहा हूं और मैं जीएस ना पढ़ाऊं, तो भाई पूछा जाएगा ना कि भाई आपको जो काम दिया है आप काम क्यों नहीं करते हो। यानी हम आदेश देते हैं कि जो आपको काम मिला है वो काम करिए। यानी जब पब्लिक जो अथॉरिटी है वो अपना वर्क नहीं करेगा, तब कोर्ट पूछेगी कि आपका जो वर्क है सर आप क्यों नहीं करते हैं।
अरे बात समझ में? यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम गए FIR दर्ज करवाने, वो FIR दर्ज नहीं करता है, तो कहां जाएंगे यार, हमारा सहारा कहां है? कोर्ट जाएंगे। तब कोर्ट मैंडमस के जरिए पूछेगी कि जो आपकी ड्यूटी है साहब, आपने क्यों नहीं दर्ज किया। इसलिए मीनिंग क्या है इसका? वी कमांड, हम आदेश देते हैं। ठीक है, दो क्लियर हो गया, हाइबियस कॉर्पस और मैंडमस। तीसरा क्या? प्रोविजन यानी प्रतिषेध। अब ऐसा लगता नहीं, प्रोविजन यानी प्रोहिबिटेड एरिया, प्रतिबंध क्षेत्र लिखा हुआ रहता है ना, नो स्मोकिंग जोन, धूम्रपान निषेध लिखा हुआ रहता है। यानी आप समझिए कहीं ना कहीं ये प्रतिषेध कर रहा है, रोक रहा है। यानी मीनिंग क्या हो गया? रिस्ट्रेन। रिस्ट्रेन यानी रोकना। तो भाई किसे रोकना? कोर्ट किसे रोकना चाहती है? कोर्ट किसे रोकना चाहती है? अगर बात करें कि जितने भी कोर्ट हैं, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, सबके अपने अधिकार तय हैं। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का काम करने लगे, ऐसा नहीं है कि लोअर कोर्ट हाई कोर्ट का काम करने लगे। जब ऐसा होता है, लोअर कोर्ट थोड़ा सा हीरो बन जाए और हाई कोर्ट का काम करने लगे, तब हाई कोर्ट पूछेगी सर आप जो काम कर रहे हो वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, रोकिए उसे। समझना, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, रिस्ट्रेन, रोकना, रोकिए, वो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है सर आप क्यों करते हो उसे? ठीक है, वो हो गया रिस्ट्रेन, प्रतिषेध, रोकना। अब आ जाए सेक्टोरियल उत्प्रेषण, यानी चौथा। उत्प्रेषण मतलब लगता क्या है, समझिएगा, प्रेषित करना, भेजना। कहते नहीं प्रेषित कर दिया जाए, उत्प्रेषित कर दिया जाए, भेज दिया जाए, यानी सत्यापित करना। सत्यापित करना, देखिए समझिएगा, सत्यापित करना। सत्यापित करना यानी मीनिंग क्या है? सत्यापित करना यानी कहना क्या चाहता है ये? सत्यापित करना दैट मीन्स जितने भी लंबित मुकदमे होते हैं, अब कोर्ट चाहती है कि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो जाए, तो अपने जो जितने भी सुपीरियर कोर्ट हैं अपने इंफीरियर कोर्ट को कहेंगे कि जो आपके पास लंबित मुकदमे हैं उसे सर्टिफाई करिए, सर्टिफाई करके आप मेरे पास भेजिए ताकि हम जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। ठीक है, वो भी सर्टिफाई करके, सत्यापित करके। ये था सेक्टोरियल उत्प्रेषण। अब है क्यो वारंटो, अधिकार परीक्षा। इसका मीनिंग क्या हो गया? अधिकार परीक्षा यानी व्हाट इज योर ऑथोरिटी, यानी आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है। अब ये कब जारी होगा? अब देखिएगा, मैंडमस और सेक्टोरियल अधिकार परीक्षा दोनों में ना एकदम थोड़ा सा मिलता जुलता है, एकदम समझने में आसानी होगी। ये कब जारी होगा? जब कोई भी पब्लिक ऑथोरिटी अपने अधिकार क्षेत्र से बढ़कर काम करेगा, तब कोर्ट पूछेगी यार तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, तुमने ये काम कैसे कर दिया। अब फिर मैं अपने ऊपर एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंडमस में क्या हो रहा था कि मुझे जीएस पढ़ाने के लिए कहा गया था, मैं जीएस नहीं पढ़ा रहा था, और क्यों वारंटो में क्या है कि मैं जीएस तो जो है सो है ही, अब मैं मैथ गुरु का काम ले लूं, मैथ भी पढ़ाने लगूं, तब मैनेजमेंट पूछेगा यार व्हाट इज योर ऑथोरिटी, आपका अधिकार क्या है। सर मेरा अधिकार तो जीएस पढ़ाना था। फिर आपने जीएस ना पढ़ा के मैथ, मतलब क्या है? यानी यहां पर मैंडमस में अधिकारी अपना काम नहीं करता है और अधिकार परीक्षा में अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करेंगे। तब भी कोर्ट पूछेगा कि जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है सर आप काम मत करो, आप अपने अधिकार क्षेत्र जो लिमिट है उस लिमिट को क्रॉस मत करिए। यानी हमने 5 रीट का 5 मीनिंग देखा, क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, वो कब जारी किया जाएगा, क्लियर है।
अब थोड़ी सी समझते हैं कि जो 33, 34, 35 आर्टिकल्स क्या है जल्दी से, इसके बाद मैं समझाऊंगा आपको कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजन के लिए है और कौन सा फंडामेंटल राइट इंडियन सिटीजन के लिए नहीं है। क्योंकि कई बार पूछे जाएंगे इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों के लिए है, कौन सा मौलिक अधिकार एलियंस के लिए या कहीं विदेशी के लिए है ना। देखिए अब 33 की बात करें, डील्स विथ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मॉडिफाई द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। जैसा कि केशवानंद भारतीवाद में पहले ही कहा था फंडामेंटल राइट्स के बिगिनिंग में कि मौलिक अधिकारों को अमेंडमेंट करने का अधिकार, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार संसद को है। यह उल्लेखित है आर्टिकल नंबर 33 में। ठीक है, 34 की बात करें, डील्स विथ मार्शल लॉ, मार्शल लॉ की शक्ति से संबंधित। मार्शल लॉ क्या पता है, यानी कहते हैं सैन्य शासन, सैन्य शासन। तो सर सैन्य शासन में फंडामेंटल राइट्स कौन बने रहेंगे, कौन नहीं बने रहेंगे, ये सब उल्लेखित है 34 में। यानी मार्शल लॉ में क्या पावर है, कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको खत्म करने हैं टेम्पररी बेसिस, परमानेंट नहीं टेम्पररी बेसिस, इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 34 में। ठीक है, और 35 क्या कहता है सर, 35 कहता है कि डील्स विथ लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड टू डील विथ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों से सरोकार हेतु आवश्यक विधि से संबंधित। यानी मौलिक अधिकारों से जो जितने भी कानून जुड़े हैं, जो भी आर्टिकल्स जुड़े हैं, उनसे विधि जो होंगी, उनसे जो बातें होंगी, वो आर्टिकल नंबर 35 में है। अभी कुछ देर पहले कहा आपको कि वे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है, वे मौलिक अधिकार जो भारतीय और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो जाहिर सी बात है जो भारतीयों के लिए है वो विदेशियों के लिए नहीं होगा। तो 4 फंडामेंटल राइट, 5 फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो केवल और केवल इंडियन सिटीजनशिप के लिए। जैसे आर्टिकल 15 आपको पता है, बता चुके हैं, RRCSP। अब ये क्या है सर, R फॉर रिलीजन, R फॉर रेस, C फॉर कास्ट, S फॉर सेक्स, P फॉर प्लेस ऑफ बर्थ। इतने आधार पर हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, विभेदीकरण नहीं किया जा सकता है। 16 क्या है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो भी सरकारी नौकरी है सबको एक समान अवसर। 19 क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 29 और 30 अल्पसंख्यकों का अधिकार, यही तो था। और फंडामेंटल राइट दोज आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन, वे मौलिक अधिकार जो भारतीयों और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। 14 में क्या था, 14 में था विधि के समान, विधि के समक्ष सब एक बराबर। 20 में क्या था, तो गिरफ्तारी से संबंधित। 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। 21A में क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। 22 में क्या है कि गिरफ्तारी किया जाएगा तो फिर हम वकील से सलाह वगैरह ले सकते हैं। 23-24 में क्या है, 23-24 में था एक्सप्लॉयटेशन संबंधित, जो आपका शोषण नहीं किया जाएगा। 25, 26, 27, 28 क्या है, यह था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यकीनन फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर था वो 2 लेक्चर में आपके क्लियर हुए होंगे। हरी बात समझ में? और अगर नहीं क्लियर हुआ होगा तो एक बार फिर से देखोगे तो कई सारी नई नई चीजें, हम देखिए जितने भी क्लास हैं, अगर हम जितना बार देखते हैं कई बार चीजें नई नई बार निकल कर आती है। ठीक है, तो मिलेंगे फिर से नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।